डॉ साहब, आप मुझे अपने क्लिनिक पर ले जाने से क्यों मना कर रहे हैं? अपने डॉक्टर पति जगदीश सक्सेना को टाई पहनाते हुए ईशानी ने थोड़ा प्यार जलाते हुए कहा। अभी 2 महीने पहले ही तो ईशानी का डॉ जगदीश सक्सेना के साथ ब्याह हुआ था। शादी के बाद रीति रिवाज और स्विट्जरलैंड में हनीमून, इसमें 2 महीने कब बीत गए ईशानी को पता ही नहीं चला। सगाई के बाद एक बार ईशानी कुछ समय के लिए डॉ जगदीश की क्लिनिक पर गई थी, पर उससे ईशानी को संतोष नहीं था। उसके पतिदेव किस तरह काम करते हैं, यह देखने जानने की उसकी बहुत इच्छा थी। वह सोचती थी कि उनके बैठने की जगह कंफर्टेबल होनी चाहिए, वह उनके घंटों काम करने के दौरान उनकी चीजों का ख्याल रखे, वह हेल्दी रहें। उनके लिए हेल्दी फूड बनाकर खुद अपने हाथों से खिलाए। इस तरह के छोटे बड़े सपने हर नववधू की तरह ईशानी की आंखों में भी थे। उसके मन में अपने पति के लिए अथाह प्यार था, इसीलिए वह पति से मीठी फरियाद कर रही थी। पर जगदीश ने उसका हाथ अपने हाथ में लेकर प्यार से कहा, प्लीज ईशानी, कभी क्लिनिक चलने की जिद मत करना। शादी की वजह से काफी दिनों तक छुट्टी पर रहा। तुम तो जानती ही हो कि इतने दिनों तक क्लिनिक ट्रेनी डॉक्टर के भरोसे रहा। पहले तो मुझे पेंडिंग काम निपटाने हैं, उसके बाद तुम्हारी पसंद के अनुसार क्लिनिक का रिनोवेशन भी करवाना है। तब तुम्हें जरूर क्लिनिक ले चलूंगा, पर तब तक क्लिनिक चलने की जिद मत करना। वैसे भी मैं अभी बिजी रहूंगा, तुम वहां चलकर अकेली उबोगी, इसलिए तुम अभी घर में ही रहो। वैसे भी अभी शहर में वायरल बहुत फैला है, मैं नहीं चाहता कि क्लिनिक आकर कहीं तुम उसके लपेटे में आ जाओ। डार्लिंग, तुम घर में रहो और सेफ रहो। चलो मेरा मोबाइल दो और मैं फटाफट क्लिनिक के लिए निकलूं। तुम भी वायरल से बचना, ईशानी ने चिंतित स्वर में कहा। एकाकी जीवन में ईशानी जैसी प्यार करने वाली पत्नी पाकर खुश डॉ जगदीश सक्सेना अपनी स्विफ्ट डिजायर लेकर क्लिनिक के लिए निकल पड़े। पति के जाने के बाद ईशानी सोच रही थी कि शादी और हनीमून का खर्च के बाद इतने बड़े क्लिनिक के रिनोवेशन का खर्च की व्यवस्था कहाँ से होगी। रात को उसने यह बात पति से कही तो डॉक्टर साहब ने कहा, सब हो जाएगा डार्लिंग, थोड़े ज्यादा ऑपरेशन करने पड़ेंगे बस। तुम यह सब छोड़ो, यह बताओ कि यह डायमंड रिंग किस अंगुली में पहनाऊं। डायमंड रिंग हम शॉपिंग करने गए थे तो अच्छी लग गई थी, इसलिए ले आया। ईशानी ने प्यार से अपना सिर परी के सीने पर रख दिया। उसका सवाल हवा में उड़ गया और उस सीधी सादी लड़की को भी अपने सवाल का ख्याल न रहा। ईशानी इस बात को भूल गई, समय जैसे पंख लगाकर उड़ रहा था। 6 महीना बाद एक दिन डॉ जगदीश ने ईशानी को रिनोवेशन के बारे में अपनी टीम से चर्चा करने के लिए अस्पताल में बुलाया। जगदीश क्लिनिक चला गया तो अपनी शंका को दूर करने के लिए ईशानी ने प्रेगनेंसी चेक करने के लिए मेडिकल किट का उपयोग किया। उसमें आई पॉजिटिव रिपोर्ट को बताने के लिए ईशानी खुशी खुशी घर से निकली। वह अस्पताल पहुंची तो जगदीश ऑपरेशन में व्यस्त था। वह लगभग 2 घंटे तक पति की राह देखती बैठी रही। ऑपरेशन थिएटर के बाहर पड़ी बेंच पर बैठे बैठे वह देखती रही कि 25 से 30 मिनट के अंतर पर युवतियां अंदर जाती और ऑपरेशन कराकर बाहर आ जाती। ऑपरेशन किस चीज का हो रहा था, यह ईशानी की समझ में नहीं आ रहा था। ईशानी के ठीक सामने वाली बेंच पर सास बहू की एक जोड़ी बैठी थी। घबराई और हाल बेहाल बहू सास से गिड़गिड़ा रही थी कि वह उसके गर्भ में पल रही बच्ची की हत्या न कराए। सास ने आंख दिखाकर उसे चुप करा दिया था। तब तक उस औरत का नंबर आ गया तो नर्स उसका हाथ पकड़कर ऑपरेशन थिएटर के अंदर ले गई। करीब आधे घंटे बाद वह अर्ध बेहोशी की हालत में भी रोते हुए स्ट्रेचर पर बाहर आई। थोड़ी देर में डॉ जगदीश बाहर आए। उन्होंने ईशानी के बारे में पूछा, अस्पताल तलाश लिया, पर ईशानी उन्हें कहीं नहीं मिली। ईशानी का फोन भी स्विच ऑफ था। जगदीश ने होशियारी के साथ अपनी ससुराल फोन करके पता कर लिया कि ईशानी वहां तो नहीं है। 2-3 ऑपरेशन और थे। डॉ जगदीश उन्हें निपटा कर घर आए। घर पर ताला लगा था। अपनी चाबी से उन्होंने दरवाजा खोला।
अंदर घुसते ही विशाल ड्राइंग रूम में सामने ही तिपाई पर कांच के पेपरवेट के नीचे एक चिट्ठी दबा कर रखी थी। जगदीश ने जल्दी से उठाकर उसे पढ़ना शुरू किया। प्रिय, लिख सकूं, अब यह संभव नहीं है, इसलिए मात्र जगदीश। आज क्लिनिक में आकर मैंने देखा कि सफेद एप्रिन का आवरण ओढ़कर आप किस तरह का काला काम कर रहे हैं। आपका केवल नाम ही जगदीश है। आप बिल्कुल जगत के ईश नहीं हैं, क्योंकि आप किसी जीव की गर्भ में ही हत्या कर देते हैं। आपको ऐसा करने का हक किसने दिया? उस अजन्मे जीव का अपराध क्या है? मात्र यही कि वह लड़का नहीं, लड़की है। उसकी सांसों की गति रोकने वाले आप कौन होते हैं? इस तरह के काम करके जमा किया गया पैसा मुझे नहीं चाहिए। अब मुझे पता चला कि आप मुझे क्लिनिक आने से क्यों रोक रहे थे। मुझे संक्रमण न लग जाए, यह बात कहने के पीछे आपका प्यार नहीं, स्वार्थ था। मेरा वह भ्रम आज टूट गया। हाँ, एक बात तो कहना मैं भूल ही गई, मेरे भी पेट में आपका अंश आ गया है। रिनोवेशन की चर्चा के साथ यह समाचार मैं तुम्हें रूबरू देने और तुम्हारे चेहरे पर आने वाली अवर्णनीय खुशी देखने वहां आई थी। पर मुझे पता नहीं था कि जिसे मैं अपना सर्वस्व मानती थी, मेरा वह पति इस तरह का काम करता है। आप में और एक हत्यारे में आखिर अंतर ही क्या है? वहां बिताए 2-2.5 घंटे मेरी जिंदगी के सबसे खराब घंटे थे। मुझे तुम्हारे गहनों, महंगे कपड़ों या इस विशाल कोठी का जरा भी मोह नहीं है। मैं यह सब छोड़कर जा रही हूँ। मुझे खोजने की कोशिश भी मत करना। मेरे पेट में अगर लड़की हुई तो उसकी भी आप इसी तरह हत्या कर दो तो? इसलिए मैं अपने अंश को लेकर ऐसी जगह जा रही हूँ जहां उस पर आप जैसे हत्यारे की परछाई तक न पड़े। गुड बाय फॉर एवर। 8 महीने से रास्ते पर भटकते हुए अब सही रास्ते पर आने वाली ईशानी उस चिट्ठी को पढ़कर डॉक्टर जगदीश फफक फफक कर रोने लगे। ईशानी द्वारा उतार कर टेबल पर रखे गए गहनों की चमक जगदीश के मुंह पर कालिक पोत रही थी।